वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमने चालू किया था टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। ये वाला जो पॉइंट हमने चालू किया था इसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कॉर्पोरेटिव बैंक्स तक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, जो कि हमारा जो है काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है कि टाइप्स ऑफ बैंक्स जो है बहुत सारे दिए गए हैं। तो इसमें जो है हम इंडस्ट्रियल बैंक्स क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। नॉर्मली देखकर क्या पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल बैंक है ये नॉर्मली ऐसे लोग को सपोर्ट करता है जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज जो चला रहे हैं उनको, और ऐसे बैंक है जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए फंडिंग वगैरह करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट ज्यादातर ज्यादातर जो है ऐसे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करते हैं ऐसे बिजनेसेस को जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया डेवलपमेंट बैंक आर इंडस्ट्रियल फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें जो है काफी सारी चीजें दी गई है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बोला है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जांपल है जो कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए काम आता है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सब बैंकों के एग्जाम्पल है जो कि इंडस्ट्रीज को फंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि 4 पॉइंट बताता है कि ये किस तरीके से फंडिंग करता है। जैसे प्रोविजंस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशंस, यानी कि ये बिजनेस ज्यादातर इसलिए फंडिंग करता है ताकि वो बिजनेस जो है अपने जरूरतों को पूरा कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके और आज के जमाने के हिसाब से चला सके। दूसरा पॉइंट आपको बताता है कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि उनको भी फंडिंग करता है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है शेयर्स को इशू किया है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स को। ठीक है, और तीसरा है परचेस ऑफ डिवेंचर एंड बॉन्ड, यानी कि एक बिजनेस जो है बैंक जो है उनके डिवेंचर्स और बॉन्ड्स वगैरह भी परचेस करता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं एक्सचेंज बैंक की। अब एक्सचेंज बैंक होता क्या है? नॉर्मल एक्सचेंज बैंक का मतलब वो बैंक होते हैं जो भी करेंसीज वगैरह एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जो ट्रांजेक्शन होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ और उनके साथ जो डीलिंग होता है और उनके बीच में जो करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है उसको एक्सचेंज करने का काम करता है ऐसे बैंक्स। तो यहाँ पे वही बोला गया है जो ऐसे जो बैंक्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस को। ओके, एग्जांपल दिया बैंक ऑफ बार्कले बैंक है ना, बैंक ऑफ टोक्यो एग्जांपल है ये सब चीजें। तो ये सारी बैंक जो है वैसे एक्सचेंज को करता है, फॉरेन एक्सचेंज करता है जब भी ट्रांजेक्शन होता है। तो इसमें 4 पॉइंट दिया गया है, नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहला जो दिया गया फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड को जो फाइनेंस करने का काम करता है। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट को भी इशू करने का काम करता है या उस लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर जो है डिस्काउंटिंग करने का काम करता है। नॉर्मली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया गया है इसी को हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो आप लोग समझना। ठीक है, तो इसी को आप समझना जो लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। ओके, तो चौथा पॉइंट है रेमिडेंस ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेमिडेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है एक टाइप का इंटरेस्ट जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है या डिबेंचर्स को दिया जाता है। ठीक है, या बैंक को इंटरेस्ट दे दिया या फिर प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अगला बात करते हैं आरआरबी, इसको शॉर्ट में हम आरआरबी कहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप समझना रीजनल रूरल बैंक। ये ज्यादातर किसके लिए होगा? रूलर्स के लिए होगा ये बैंक्स। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप अच्छे से देखोगे इस आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। ठीक है, आरआरबी को स्टैब्लिश 1975 में किया गया था, जिसके अंदर टोटल गवर्नमेंट का स्टेक है 50% और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक 15% और स्पॉन्सर बैंक जो है 35%। तो आप समझना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक इन तीनों मिलकर आरआरबी का गठन किया था 1975 में, जिसके अंदर प्रमुख जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होगा जो कि कम से कम 50% होगा और स्टेट गवर्नमेंट का सबसे कम होगा जो कि 15% और स्पॉन्सर बैंक उसका 35%। स्पॉन्सर बैंक का मतलब जो इंटरेस्टेड है उस बैंक के अंदर, जो जिसने मतलब जो भी बैंक के अंडर में चालू हुआ है और जो कंट्रोल करेगा वो बैंक स्पॉन्सर बैंक कहलाता है। आगे बात करते हैं सेविंग बैंक। अब सेविंग बैंक का मतलब ऐसे बैंक्स होते हैं जो फंडिंग पब्लिक से कलेक्ट करते हैं और उनके अकाउंट खोल के उनके अकाउंट में पैसे को सेव कर देते हैं, वो इस बैंक्स को हम कहेंगे सेविंग बैंक। ठीक है, तो ये बैंक जो ज्यादातर एंकरेज करता है
पीपल्स को, ताकि आप आओ और आप जो है हमारे बैंक में अकाउंट खोलो और अपना पैसा सेव रखो। समय के साथ साथ इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये ज्यादातर सेविंग बैंक जो है ऐसे जगहों पे काम करता है जहां पे लोग प्रोत्साहित नहीं है कि हम बैंक में पैसा नहीं रखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे जो कुछ सेविंग बैंक है वो है पोस्टल सेविंग बैंक या कमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव बैंक। तो ये सबको हम बोलेंगे सेविंग बैंक। अगला है इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब ऐसे बैंक्स होते हैं जो ज्यादातर दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या नॉन गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ऐसे जो है ऐसे बैंक्स का ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो फर्म होता है। फर्म का मतलब बिजनेस होता है, प्राइवेट में भी फर्म कहा जाता है जैसे पार्टनरशिप। तो ये फर्म या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ऐसे बैंक्स का जो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है यहाँ पे साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है मर्जर को और एक्विजिशंस को। मर्जर का मतलब होता है दो बिजनेस मिलकर एक होकर बिजनेस चला रहे, लेकिन दो अपने अपने नाम पे ही चला रहे, बस उनके असेट्स और लायबिलिटी एक हो गए हैं बल्कि नाम दो अलग ही है। और एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, इसी बिजनेस को परचेस कर लेना, उसको बोलेंगे हम एक्विजिशंस। ओके, तो ये बैंक क्या करती है वैसे में भी इन्वेस्टमेंट करती है और उनको मदद करती है ताकि फटाफट मर्जर और एक्विजिशन हो सके। ओके, अगला हम बात करते हैं स्पेशलाइज बैंक। और स्पेशल बैंक में हम बात करते हैं ए बी, ये दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन बैंक में ये दोनों क्या रोल प्ले करते हैं। स्पेशलाइजेशन बैंक का मतलब वैसे बैंक होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए ओपन किया गया है, उसके अलावा ये लोग दूसरा काम नहीं करते हैं। जैसे देखो इसमें पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। पहला क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग को बेनिफिट देती है जो एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है। तो ये बैंक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो एक्सपोर्टर्स है और जो इंपोर्टर्स है, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करते हैं। तो उनके लिए ही सिर्फ इसको बनाया गया है और इसके अलावा ये कभी दूसरे को मतलब जो भी हेल्प नहीं करते। तो सिर्फ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से रिलेटेड ही काम करते हैं। रिलेटेड इन द सेंस की गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना हो, ठीक है, या प्रमोट करना हो उसके लिए। उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है? ये भी नॉर्मली किसके लिए बना है? देखो ये सीधी बात है कि ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेस के लिए बना है जो स्मॉल है, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहा है, तो उनके लिए बनाया गया है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका गठन किया गया था 2 अप्रैल 1990 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि सिडबी का जो एक्ट पास किया गया था, SIDBI, इसका एक्ट पास किया गया था कब? 1990 में। ठीक है, तो आप लोग समझना 1990 में इसका एक्ट पास किया गया था, उसी के हिसाब से इसका गठन किया गया है। ठीक है, ये ज्यादातर उनके ऊपर फोकस रखता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो MSME में आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में आता है, उन्हीं से रिलेटेड ये फाइनेंसिंग करता है, प्रमोटिंग करता है और डेवलपमेंट करने का काम करता है। ठीक है, या फिर ऐसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स है सिमिलर एक्टिविटीज में, उनको भी मदद करता है। तीसरा हम बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये एक्चुअल में करता क्या है काम? तो ये ज्यादातर ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या तो जो रूरल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड बिजनेसेस है उनके लिए। ठीक है, ये एक्चुअल में कहलाया जाता है अपेक्स इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। अपेक्स का मतलब होता है हेड। तो ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड हेड है उन सभी लोगों का जो रूरल एरियाज या एग्रीकल्चरल में फाइनेंसिंग करने का काम करता है, और ये बैंक खुद उन सबको सपोर्ट करता है। और ये नाबार्ड जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट दोनों देने का काम करता है, ऐसे थ्रू RRB के द्वारा। RRB क्या था हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट में हमने ऑलरेडी देखा था कि RRB होता क्या है। तो उसके द्वारा नाबार्ड जो है फाइनेंसिंग करने का और प्रमोटिंग करने का काम करता है, और ये ज्यादातर प्लानिंग भी करता है ऐसे रूरल डेवलपमेंट में और क्रेडिट देने का काम करता है रूरल इंडिया को। ठीक है, तो ये ज्यादातर फाइनेंसिंग करने का काम करता है किसको? एग्रीकल्चरल सेक्टर और दूसरा रूरल डेवलपमेंट के लिए।
ओके, क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद बात करते हैं न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग। न्यू मॉडल्स मतलब अब के एज का बैंकिंग क्या काम करता है। जैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि इसको हम निजी बैंक भी कहते हैं भारत में, ये क्या करता है, नॉर्मली उन छोटे छोटे लेवल पे ये बैंक काम करते हैं और ज्यादातर छोटे लेवल पे डिपॉजिट और लेंडिंग का काम करते हैं। डिपॉजिट मतलब आप समझ गए होंगे, लेंडिंग का मतलब होता है कि लोन्स वगैरह उधार वगैरह देना क्रेडिट बेसिस पे। तो ये ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स, जैसे स्मॉल फार्मर्स को देता है, स्मॉल बिजनेस को देता है ना, स्मॉल बिजनेस यूनिट और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देता है, और एमएसएमई को भी लोन प्रोवाइड करता है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज का मतलब जो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसमें जो है ऐसे लोग आते हैं जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता क्या है कि ये पूरी तरह बैंक नहीं होते हैं, नॉन बैंकिंग होते हैं, यानी कि ये सिर्फ लोन दे सकते हैं बट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल, बहुत ही छोटे लेवल पे एक लोकलिटी एरियाज में ही एक काम करते हैं, जिसको हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहेंगे या लोकल बैंक्स भी कहेंगे, ठीक है। लोकल बैंक्स वाले एलएबी, ये भी वही काम करते हैं। अगर हम बात करें कि ये बैंक जो है और भी कौन से बिजनेस इस बैंक को स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इस बैंक को स्टैब्लिश कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड जो है इस बैंक को स्टार्ट कर सकते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, जो कि गवर्न करेगा, यानी कि इसको जो है पूरा का पूरा संभालने का काम करेगा आरबीआई, है ना, आरबीआई एक्ट 1934। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी देखेगा, क्योंकि ये बैंक के तहत आता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी देखेगा। इसका कोई टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बैंक का, यानी कि पूरे भारत में काम अपना कर सकता है, ठीक है। इसका दो ऑब्जेक्टिव है नॉर्मली, दो ऑब्जेक्टिव में पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रोविजंस ऑफ सेविंग अनरिजर्व अंडर रिजर्व सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो सेविंग नहीं करना चाहता तो उनको जो है एक तरीके का कुछ ऐसा सेव करने के लिए, जो भी पर्सन हो, सेव करने के लिए प्रोत्साहित करना और सेविंग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना। दूसरा, क्रेडिट फैसिलिटीज देना ऐसे ऐसे बिजनेसेस को जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है या अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, ठीक है। एग्जांपल दिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जैसे जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और इक्वेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सब एग्जांपल्स है उसके। अगला हम देखते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का मतलब वो बैंक्स होते हैं जो बहुत ही कम स्तर पे काम करते हैं, बहुत ही लिमिटेड लिमिटेड इनका कैपिटल होता है। तो ये बैंक आरबीआई के अंडर में ही चलते हैं, ये वाले बैंक। बैंक का मतलब ही आरबीआई कंट्रोल करेंगे, और इसका जो है स्मॉल बिजनेसमैन और लो इनकम पीपल से ही रिलेटेड होता है, हाई इनकम पीपल से ये लोग कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। ये लोग जो है मतलब जो पेमेंट बैंक है वो ज्यादातर अपनी जो सर्विसेज होती है वो रेमिडेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मोबाइल बैंकिंग भी प्रोवाइड करता है, यहाँ तक एटीएम कार्ड भी देता है और नेट बैंकिंग भी इनको करके देता है। लेकिन इसमें ज्यादातर आप क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड भी देने का काम तो करता है, देने का काम तो करता ही है, बट जो आरबीआई के हिसाब से ये जो पेमेंट बैंक है उसको खारिज कर दिया गया कि तुम क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं कर सकते, यानी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और उसकी जो लिमिट थी, इस लिमिट पे आरबीआई ने खारिज किया था कि जो लिमिट होगा अप टू द 1 लाख तक, 1 लाख तक की ये लोग जो है किसी को उधार दे सकते हैं, बहुत ही लो स्तर पे काम करता है। तो ये पेमेंट बैंक जो है इसीलिए क्रेडिट कार्ड इसको इशू करने का परमिशन नहीं दिया गया। और इसमें कुछ एग्जांपल्स है कि लो पेमेंट बैंक कौन से होते हैं, जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सब एग्जांपल्स है। ओके, तो आप समझना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ बैंक्स, जो कि एग्जाम में कंपल्सरीली आपको पूछा जा सकता है। तो आप समझना, और आप जो है कोई भी डाउट होगा आपको तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप कोई भी डाउट को रेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।